मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह ना पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मासूम लड़की प्राची के नाश का मुअम्मा हल, बाप समेत 2 अफराद गिरफ्तार, पुलिस का सनसनीखेज इंकशाफ। बोधन में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी, पोलिंग अमले को खुसूसी तरबियत। भैंसे में सियासी इल्जाम तराशी तेज, मजलिस कायद मोहम्मद जाबिर अहमद का कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद रद्द-ए-अमल। बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां उरूज पर, मुख्तलिफ जमातों की नॉमिनेशन और बी फॉर्म दाखिल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शब बरात के मुतबरिक मौके पर ज़ायरीन कब्रिस्तान की सहूलत के लिए सफाई और मौसर रोशनी का इंतजाम। कब्रिस्तान कमेटी ने सफाई में ताउन करने की आमतुल मुस्लिमीन से अपील की। शब बरात के पेश नज़र खदीम कब्रिस्तान, बोधन रोड और ईदगाह जदीद के कब्रिस्तान में बड़े पैमाने पर सफाई का नज़्म किया गया। छोटी मोटी झाड़ियों के अलावा घास फूस की कटवाई व सफाई की गई और रोशनी का मौसर नज़्म किया गया। आज ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी, ईदगाह जदीद व खदीम ने इन कामों के जायजा लेने के लिए दोनों ही कब्रिस्तानों का जायजा लिया। इस मौके पर सदर कमेटी अब्दुल रहमान बाजरारा के अलावा जनरल सेक्रेटरी अहमद अब्दुल हलीम, नायब सदर मोहम्मद अब्दुल रफीक किंग पैलेस, ज्वाइंट सेक्रेटरी वसीम अहमद खान, खाजिन मोहम्मद इनायत अली अफरोज और एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद एहसान पाशा भी मौजूद थे। अहमद अब्दुल हलीम ने इस मौके पर आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि सफाई का नज़्म रखना सिर्फ कमेटी की ही जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि आपको भी इसमें ताउन करना चाहिए। अक्सर अहबाब अपने मरहुमीन की खबरों पर फूल डालने के लिए आते हैं। उनके ये फूल प्लास्टिक के बैगों में या फिर पेपर्स में होते हैं। फूल डालने के बाद अक्सर लोग इस कचरे को वहीं पर फेंक देते हैं, जिससे कब्रिस्तान की सफाई का नज़्म मुतासिर होता है और गंदगी फैलने का खदशा रहता है। मैं ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पिछले 3 सालों की तरह इस साल भी शब बरात के मौके पर करीबन 15 दिन पहले से ही कब्रिस्तान जदीद और ख़दीम में सफाई का काम शुरू हो चुका था। और बड़ी खुशी की बात यह है कि शब बरात से 2 दिन कबल मुकम्मल तौर पर सफाई दोनों कब्रिस्तानों के अंदर मुकम्मल हो चुकी है। हस्ब साबिक़ इस साल भी रोशनी का माकूल इंतज़ाम किया गया है। जगह जगह लाइटें लगा दी गई हैं और उसका इंस्पेक्शन भी कर लिया गया है। ख़ास तौर पर सफाई के बारे में मैं इस मौके पर हमारे ज़ायरीन से इस बात की गुजारिश करता हूँ, कल जब आप अपने आबा व अजदाद के पास आएंगे उस मौके पर ख़ास तौर पर सफाई का आप खुद भी ख्याल रखिए। ये दरअसल न सिर्फ कमेटी के लिए ताउन होगा, बल्कि ये ताउन आपका आपके अपने दोस्त व अहबाब के लिए भी होगा। आप जानते हैं कल शब बरात के मौके पर जब हमारे ज़ायरीन अपने अपने आबा व अजदाद के पास आएंगे तो उस मौके पर बहुत सारे फूल और मुख्तलिफ़ किस्म की फूल की पत्तियाँ प्लास्टिक पॉलीथीन बैग के अंदर लाते हैं, जिसके नतीजे में जगह जगह कचरे के ढेर हो जाते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं और इस मौके पर हमने फूल फरोशों से भी इस बात की गुजारिश की है कि वो पॉलीथीन बैग इस्तेमाल करने के बजाय कागज़ को इस्तेमाल करें। तो हमारी आपसे गुजारिश ये है कि आप कागज़ के अंदर अपने फूलों को लाइए और सफाई के लिए हमारा ताउन फरमाइए। इस मौके पर कमेटी की जानिब से
गुश्ता की तरह भी अब की दफ़ा भी पीने का ख़ास तौर पर पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। ज़ायरीन इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। पानी के पैकेट्स के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं। अपने इस्तेमाल शुदा पानी के पैकेट्स को डस्टबिन के अंदर आप डालें। कचरा दान जहाँ जहाँ रखा गया है, पॉलीथीन बैग हो या फिर आपके हाथों में कचरा हो या फिर पानी की खाली बोतलें हों, वो सब के सब कचरादान डस्टबिन जहाँ जहाँ रखे गए हैं, ख़ास तौर पर उन कचरादानों का आप इस्तेमाल करें। इस दिन खबर एड़पल्ली मंडल के एआरपी कैंप के मज़ाफ़ाती इलाके में एक मासूम लड़की की नाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने इस मामले को बड़ी कामयाबी से हल करते हुए इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस मासूम बच्ची का कत्ल हुआ है, जिसमें 2 अफराद शामिल हैं। एक जो खुद इस मासूम लड़की का बाप था। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन कबल एड़पल्ली मंडल के एआरपी कैंप मसाफात में वाक़ एक नहर में एक 6 साला नन्ही बच्ची की नाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने इस मामले का मुअम्मा हल कर दिया। एड़पल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 6 साला नन्ही बच्ची प्राची के कत्ल के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने इस ज़िम्मन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 29 जनवरी 2026 को निजाम सागर किनाल के D46 पर एक नामालूम कमसीन बच्ची की नाश बरामद हुई थी, जिसके बाद एड़पल्ली पुलिस ने फौरी तौर पर केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। बोधन एसीपी श्रीनिवास की निगरानी में पुलिस ने 3 खुसूसी टीमें तश्कील दी और बच्ची की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स का सहारा लिया गया। इसी दौरान एक कांस्टेबल के व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए महाराष्ट्र के मोखड़ गांव के अफराद ने बच्ची की शिनाख्त प्राची कोंडा मंगाले के तौर पर की, जिसके बाद पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर बच्ची की शिनाख्त की तस्दीक की। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि बच्ची का कत्ल उसके सगे बाप पांडुरंग कोंडा मंगाले और मौजूदा सरपंच गणेश शिंदे ने गांव पंचायत इंतखाबात के लिए नाअहली से बचने की गज़ से किया। 3 बच्चों की वजह से इंतखाबी नाअहली के खदशे पर दोनों ने मिलकर एक बच्चे को कत्ल करके लापता जाहिर करने का घिनौना मंसूबा बनाया। उसी मंसूबे के तहत मुलजिम पांडुरंग ने अपनी बड़ी बेटी प्राची को मोटरसाइकिल पर बहला फुसला कर निजामाबाद लाया और एड़पल्ली के करीब निजाम सागर किनाल में जिंदा हालत में उसे धकेल दिया। पुलिस ने इस मामले पर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक तो उस नन्ही लड़की के बाप पांडुरंगा को और गणेश शिंदे जो मौजूदा सरपंच है उसे, जबकि पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए जो जुर्म में इस्तेमाल हुए। इस पेचीदा केस को कामयाबी से हल करने पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने ACP, CI और पुलिस टीम की सताइश की। బోధన్ డివిజన్ పోలీసులు, ముఖ్యంగా బోధన్ రూరల్ పోలీసులు 29వ తారీఖున దొరికిన అనుమానాస్పద స్థితిలో దొరికిన ఒక 6 ఏళ్ల పాప, మృతి చెందిన పాప యొక్క కేసుని ఛేదించడం జరిగింది. విషయానికి వస్తే 29 జనవరి మనకి ARP క్యాంప్ దగ్గర D46/8 నిజాం సాగర్ కాలువలో ఒక 6 ఏళ్ల పాప మృతదేహం కనపడింది. అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో అమ్మాయి చనిపోయి ఉండడం, దాని మీద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇమీడియట్గా అంత చిన్న ACP గారు, తర్వాత CI అండ్ SIలు సీన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అనుమానాస్పద మృతిగా దాన్ని భావించి అసలు ఎట్లా చనిపోయింది, అసలు కారణం ఏంటి అనే దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్కి ఒక 3 టీంలు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. అరేంజ్ చేసుకుని 3 టీంల ద్వారా ఈ పాప ఎక్కడ, అసలు ఈ పాప యొక్క ఐడెంటిటీ ఏంటి, అసలు ఎందుకు చనిపోయింది, అలా ఎవరు చంపారు, ఇలా చనిపోయారు అనే దాని విషయం మీద లోతుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మరియు మిగతా వాట్సాప్, సోషల్, తర్వాత మా హార్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తెలిసిన విషయం ఏంటి అంటే, దీనిలో ముఖ్యంగా మొత్తం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటే ఒక సుధీర్ అనే కానిస్టేబుల్ PC630 ఆయన వాట్సాప్ స్టేటస్లో ఈ అమ్మాయి కనిపించట్లేదు, ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ చనిపోయి ఉంది అని దాంట్లో సెర్చ్ చేస్తుంటే ముఖ్యేడ్ మహారాష్ట్ర గ్రామస్తులు ఈ అమ్మాయి యొక్క నేటివిటీ ఏముంది,
ఈ అమ్మాయి ఫలానా కెరూరు గ్రామం ముక్కేడ్ తాలూకా అని చెప్పడం జరిగింది. దానిలో లోతుగా విచారణలోకి వెళ్తే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వీళ్ళ తండ్రి కొండమంగళే పాండురంగన్ అతను ముగ్గురు పిల్లలకు తండ్రి. అతను ఆ గ్రామంలో కొరూరు గ్రామంలో విరాట్ అనే సెలూన్ నడుపుతూ ఉండేవాడు. అదే సెలూన్కి గణేష్ షిండే అని ప్రస్తుతం సర్పంచ్ ఆయన రెగ్యులర్గా వస్తుండేవాడు. వీళ్ళ డిస్కషన్లో ఏంటి అంటే ఒక 6 నెలల్లో మహారాష్ట్రలో గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ పడాలి అంటే 2 పిల్లలే ఉండాలి అనే ఒక నియమం ఉంది. అయితే ఈ పాండురంగన్ అతనికి 3 పిల్లలు ఉన్నారు. ఎట్లయినా ఒక పిల్లల్ని తగ్గించుకుంటే వాళ్ళు పోటీ పడే అవకాశం ఉందనే దాంట్లో మొదటి నుంచి చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. बोधन में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी, पोलिंग अमले को आज तरबियत फराहम की गई। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र बोधन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए खुसूसी तरबियत क्लासेस का इनेकाद किया गया। ये तरबियती प्रोग्राम बोधन के लाइस क्लब मीटिंग हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला एडिशनल कलेक्टर अंकित, सब कलेक्टर विकास महातो ने शिरकत की। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर ने इंतखाबी अमले को हिदायत दी कि बल्दियाती इंतखाबात को शफाफ, मुनसिफाना और मौसर अंदाज में अंजाम दिया जाए। उन्होंने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात में ड्यूटी अंजाम देने वाले अफसरान को मास्टर ट्रेनर्स के जरिए मुकम्मल तरबियत दी जा रही है ताकि पोलिंग के दिन किसी किस्म की कोताही न हो। इस तरबियती प्रोग्राम में जिला एजुकेशन ऑफिसर अशोक, म्यूनसिपल कमिश्नर जादव कृष्णा, मास्टर ट्रेनर्स और म्यूनसिपल अमला भी मौजूद रहा। लास्ट 1 year నుండి 2024 కి 1 year కాదు 2024 కి లాస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నుండి ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఒక క్రియేట్ అయింది. మున్సిపల్ ఎలక్షన్, లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్, గ్రామ పంచాయతీ ఎలక్షన్, సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ విల్ బి కండక్టెడ్. ఇప్పుడు జనరల్ 20 కానీ మనం అప్పుడే ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాము. 25లో ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో పోలింగ్ ఆఫీసర్స్, ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు పోయిన అంటే జీపీ ఎలక్షన్స్లో కూడా చాలా ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ దిస్ లయన్స్ క్లబ్ ఆల్సో బై అవర్ కన్సర్న్డ్ మాస్టర్. కాబట్టి వీఆర్ హోపింగ్ అండ్ వీ అండర్స్టాండ్ దట్ మీరు అందరూ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉన్నారు. అండ్ ఇప్పుడే ఈ జీపీ ఎలక్షన్స్ కూడా జరిగింది కాబట్టి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్రెడీ వీఆర్ ఫ్రెష్ ఫ్రమ్ ది ఎలక్షన్. भैंसे में सियासी गहमा गहमी तेज, साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद की कांग्रेस और बीजेपी के इल्जामात को सख्ती से तरदीद। भैंसा शहर के मिनी दारुस्सलाम असद बाबा नगर में आज साबिक म्युनिसिपल चेयरमैन व जिला सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद की क़ियादत में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद जाबिर अहमद ने कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह जमातों की सियासी नाकामी और बौखलाहट का नतीजा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस उन्हें बीजेपी से मिला हुआ बता रही है, जबकि दूसरी जानिब मुकामी रुकन असम्बली बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस को एक ही सफ में करार दे रही है, जो उनके बयानात के तजाद को जाहिर करता है। मोहम्मद जाबिर अहमद ने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस इजलास में किए गए दावे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस भैंसे के किसी एक वार्ड से भी एक सीट जीत कर दिखा दे तो वो मानने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भैंसे की आवाम बिलखसूस मुसलमान तबका मजलिस पर मुकम्मल एतमाद रखता है, क्योंकि मजलिस गुज़िश्ता 20 बरसों से सिर्फ तरक्याती कामों के जरिए अवामी खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने सीएम रिलीफ फंड की तकसीम में नाइंसाफियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मखसूस अफराद को भारी रकम दी गई, जबकि माइनॉरिटी तबके के मुस्तकीन को हक से कम रकम दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि बाज़ इलाकों में बीजेपी और कांग्रेस ने मिली भगत के तहत उम्मीदवार खड़े नहीं किए, मगर भैंसा की बाशऊर अवाम उन तमाम साजिशों को नाकाम बना देगी। मोहम्मद जाबिर अहमद ने आखिर में मजलिसी कारकुनों से इत्तेहाद बरकरार रखने और अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखने की अपील की। कहा कि भैंसा की जीत तरक्की और अवामी एतमाद की जीत होगी। कौन काम करे? मैं बोल रहा हूँ, आप एमएलए साहब को चैलेंज करो, बताओ, लिस्ट निकालो, मेरे 20 साल की लिस्ट निकालो, वो सब पब्लिक का काम करे। वो ये चीज़ें हैं, सुने कि इनकी नाकामी है। इन्होंने देख लिए कि यहाँ पे और म्यूनसिपालिटी में फिर वही मजलिस आने वाली है कि हर पे इस्तेमाल कर रहे हैं जाबिर जाबिर जाबिर। हर चीज़ में सुने कि जाबिर को जो हम जवाब नहीं देते, कोई पुकारने दो, वो वायरल होते बोल दिए कि
ऐसा मेरा उनका तो अरे हम कब बोले तुम्हारा हमारा ताल्लुक है बोल के भाई पोर्टुगल के हिसाब से हम बुलाए उनको सम्मान करें सब करें MLA करते अब उसमें बुला के मिला था अरे हमारे लोग कभी नहीं बोले चरणों साहब आपकी फ़ोटो MLA के साथ आई बोल के किसके भी साथ आती अब कल कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर आता कोई भी आता पोर्टुगल साहब से मेरे को जाना पड़ता फ़ोटो आई तो क्या डाल देते हमारे लोग को मालूम है हमारा पक्का है जाबिर हमारा जाबिर कहीं पलटने वाला नहीं हो अबे तुम्हारे में दम नहीं है तुम्हारी फट रही काम हिंदू वोटा मार खाती की बोल के देखो आज चाचा 5 तुम्हारे उसमें इंडिपेंडेंट डाल दिए उसमें इस वजह से आप लोगों को आज हम बुलाए ये हम हमारी पार्टी की तरफ से हम आपको ये करना चाह रहे थे। बोधन में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, कांग्रेस उम्मीदवारों ने आज बी फॉर्म दाखिल किया। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र बोधन में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही है। इसी सिलसिले में बोधन के जूनियर कॉलेज में कायम नॉमिनेशन मरकज़ पर आज कांग्रेस जिला सदर, बोधन टाउन सदर पाशा मोहिउद्दीन, शरत रेड्डी, सीनियर लीडर गंगा शंकर और दूप सिंह ने कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की जानिब से बी फॉर्म दाखिल किए। कांग्रेस कायदीन का कहना है कि पार्टी बल्दियाती इंतखाबात को निहायत संजीदगी से ले रही है और अवामी मसाइल को बुनियाद बनाकर मैदान में उतर रही है। नॉमिनेशन मरकज़ पर कारकुनान की खासी तादाद देखी गई, जबकि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस के सख्त इंतजाम किए गए थे। बल्दियाती इंतखाबात के करीब आते ही बोधन में सियासी माहौल मजीद गर्म होता जा रहा है। आरमूर के साबिका MLA जीवन रेड्डी और बोधन के साबिका MLA मोहम्मद शकील आमिर ने BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव से मुलाकात की। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव से BRS निजामाबाद जिला सदर और आरमूर के साबिक रुकने असम्बली जीवन रेड्डी और बोधन साबिका MLA शकील आमिर ने मुलाकात की। ये मुलाकात हैदराबाद में वाक़ KTR की रिहाइशगाह पर हुई, जहाँ दोनों कायदीन के दरमियान SIT तहक़ीक़ात के नाम पर हुकूमती इंतखामी कार्रवाइयों, बल्दियाती इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और दीगर अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर KTR ने जीवन रेड्डी का खैर मक़दम करते हुए उन्हें गले लगाकर अपनी एकजुहती का इजहार किया। मुलाकात के दौरान KTR ने निजामाबाद जिले की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर भी जीवन रेड्डी से तफसीली गुफ्तगू की। नंदीपेट मंडल में मनाइस्को वाहना पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी की हिदायत पर रेवेन्यू महकमे के ज़ेर एहतिमाम नंदीपेट मंडल मरकज के रईतु वेदिका में मनाइस्को वाहना पायलट प्रोजेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर MRO संतोष रेड्डी ने कहा कि जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक इस पायलट प्रोजेक्ट के जरिए आम आवाम को आसान और शफाफ तरीके से रेत की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए ये बेदारी इजलास मुनक्किद किया गया। उन्होंने बताया कि खुसूसी तौर पर इंदरमा मकानात और दरमियानी तबके के अफराद को मकान या तामीराती काम के लिए रेत हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना था, जबकि खानगी ताजरों से रेत खरीदना आम शहरियों के लिए मुमकिन नहीं था। MRO ने वजाहत की कि अब शहरी अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर बैठे एंड्रॉयड मोबाइल में मनाइस्को वाहना ऐप डाउनलोड करके रेत की बुकिंग कर सकते हैं। जिन अफराद के पास एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद नहीं, वो अपनी मुतालिका ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के पास जाकर भी रेत की बुकिंग करा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि रेत के डंप पॉइंट्स की तफसीलात ऐप में भी दस्तियाब रहेंगी, जबकि ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों से करीब तरीन रेत पॉइंट की मालूमात हासिल करके आसानी से बुकिंग की जा सकती है। MRO संतोष रेड्डी ने कहा कि आम आवाम को रेत की दस्तियाबी को मद्देनज़र रखते हुए इस पायलट प्रोजेक्ट का हमारे ज़िले में आगाज़ इंतहाई खुश आइंद कदम है और आवाम से अपील की कि इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाए। इस प्रोग्राम में MPDO श्रीनिवास राव, SI श्यामराज, मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरीज और दिगर ओहदेदारान शरीक रहे। నందిపేట మండలంలోని మండల ప్రజలకు అందరికీ తెలియజేయనగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు మరియు సబ్ కలెక్టర్ ఆర్మూర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారము ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ ఫస్ట్ నుంచి మన ఇసుక వాహనం ప్రక్రియ అనేది ఈ మండలంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. అలాగే అందులో భాగంగానే ఈరోజు పంచాయత్ సెక్రటరీస్ అండ్ జీపీఓలు పోలీస్ సిబ్బంది మరియు MPDO గారు కలిసి మీటింగ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇదంతా ఆన్లైన్ ప్రక్రియ కాబట్టి ఎక్కడ కూడా అన్ని స్టెప్పుల లోపల పారదర్శకంగా ఉంటుంది. దీన్ని పూర్తి స్థాయి లోపల అందరు ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ గృహాలు ఏవైతే నిర్మాణం జరుగుతుందో వాళ్లకు 612 రూపాయలకు మాత్రమే ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక అనేది ఆ 24 గంటల లోపల సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది. అటువంటి ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళు పంచాయత్ సెక్రటరీని కలిసి
వాళ్ళ ఫోన్ ద్వారా వాళ్ళ అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేస్తూ ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నెక్స్ట్ తహసీల్దార్ నుంచి ఎస్ఆర్ఓ గారికి పంపడం జరుగుతుంది. ఎస్ఆర్ఓ గారు ధృవీకరించుకున్న తర్వాత ఆ లబ్ధిదారుడికి అతడికి ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక వాహనం అనేది సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది. आरमूर हल्के के जिरात नगर वार्ड नंबर 14 के बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद फजलुद्दीन ने आज अपना बी फॉर्म दाखिल किया। बलदियाती इंतखाबात के करीब आते ही इलाके में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, जबकि तमाम सियासी जमातें अपनी इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ नजर आ रही है। इसी सिलसिले में आज आरमूर के जिरात नगर वार्ड नंबर 14 से बीएसपी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद फजलुद्दीन ने अपना बी फॉर्म दाखिल किया। बी फॉर्म दाखिल करने के मौके पर बीएसपी पार्टी के कायदीन और कारकुनान मौजूद थे, जबकि उम्मीदवार ने अवामी मसाइल को बुनियाद बनाकर इंतखाबात में हिस्सा लेने का अज़्म जाहिर किया। निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन के इंतखाबात किस सियासी पार्टी की क्या सूरत हाल है, बड़ा सवाल है। आइए देखते हैं अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर की अहम व बेबाक तजियाती रिपोर्ट। अगर इस खुशफहमी में मजलिस है कि 16 हमने 2 बार जीते थे और अभी भी जीतेंगे, तो ये खुशफहमी को अब दूर कर लिया जाए, क्योंकि जो गिराफ अब मजलिस का गिरा है बहुत ही खतरनाक हद तक गिरा है। इसको संभालने में बहुत टाइम लगेगा। फिर कोई सीएए एनआरसी आने वाली नहीं है, कोई लहर चलने वाली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए कुछ अहम बातें की जाए। आपके सामने मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है, इंतखाबी बिगल बच चुका है, बल्दी इंतखाबात का मरहला दरपेश है। बहुत से उम्मीदवार हमारे सामने उम्मीदें दे हाजिर हो रहे हैं और इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आपकी ताईद हमायत उनके हवाले की जाए। कुछ सियासी पार्टियां हैं जो इस बात की ख्वाहिशमंद है और इस बात की दावेदार भी है कि इख्तिदार की जो मंजिल है वो उसको बाजियाब करने वाले हैं, हासिल करने वाले हैं। कोई मेयर बनने के दावेदार है, कोई डिप्टी मेयर बनने के दावेदार है। तो बहरहाल रस्साकशी का माहौल अभी शुरू होने को है। कुछ सियासी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और कुछ सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को खत देने में मसरूफ है। तो बहरहाल मरहला जारी है। मैं यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि इन सियासी पार्टियों की सूरत हाल क्या है। बिलखसूस मैं बात करूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। ये तीनों जमातें इस वक्त बलदियाती इंतखाबात में बिलखसूस निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन में बहुत मजबूत दावे करते सामने आ रही हैं। बीजेपी के जो रुकन पार्लिमान निजामाबाद है डी अरविंद, उन्होंने ये दावा किया था कि हम इस वक्त ताकत के इस मौक़िफ़ में है कि मुकम्मल बल्दिया पर अपने बलबूते पर कब्जा कर सकते हैं। हम 35 सीटों तक हासिल करते हुए मेयर की नशिस्त और डिप्टी मेयर की नशिस्त हासिल कर लेंगे। ये उनका दावा था। याद रखिए आप इस बात को, मैं आगे फिर बात करूंगा और मेरी पूरी बात सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये दावा था कि हम अब 16 है, इससे पहले भी 16 थे, लेकिन अब 20 तक जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर लोगों के जहन को बनाने, जहन साजी करने की मुहिम मुसलसल जारी थी और ऐसा कुछ महसूस भी हो रहा था कि बीजेपी अपने बलबूते पर कुछ कर सके, ऐसा मौक़िफ़ भी नजर आ रहा था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दावे भी सच्चाई के करीब नजर आ रहे थे और उसका मौक़िफ़ ताकतवर नजर आ रहा था। लेकिन यकायक इन दोनों सियासी जमातों ने कुछ ऐसी गलतियां की कि इनका जो गिराफ आसमान को छूने वाला था अब तेजी से जो तनज़ुल की सिमत गामज़न है, बहुत नीचे गिर गया है। तो इसकी वजह क्या है मैं अपनी गुफ्तगू में आगे बताऊंगा और लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मेरे एक एक लफ्ज को गौर से सुना जाए। मैं यहाँ पर किसी सियासी जमात की मुखालिफत या तायीद की बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि हक़ाइक़ जो है एक सियासी मुबस्सिर की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से मेरी जो जिम्मेदारी बनती है अवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करूँ, मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक बात मुदल्लिल अंदाज में आपके सामने रखूँ। सबसे पहले बात करूंगा मैं बीजेपी की, जो दावा करती सामने आ रही थी कि हम 35 सीटों तक जीतेंगे, बल्कि उससे ज्यादा सीटों भी हमारा निशाना है। और हमको भी जो सा महसूस हो रहा था बाइसर साफी, जब हम सरसरी तजियाती नजर डालते हैं तो ये महसूस हो रहा था साफ तौर पर कि बीजेपी कम से कम अगर नहीं भी जीती तो 30 से 32 सीट जरूर हासिल करेगी, उस अंदाजा था ये। लेकिन हाल ही में यूसीजी का मामला सामने आया और जो बीजेपी का जो बड़ा ओरबिंग था, यही जो ओरबिंग था, जो बीजेपी को ओर देने वाला, हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ जो तबका था आलाजाद का, वो बजर होगा बीजेपी से। इसी का जो कानून आया है उससे बहुत ही ज्यादा बजर होते हुए बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मास्क खोल दिया है। अब जब असर ओरबिंग की उनके पास हट गया तो सीटों के जीतने के जो दावे थे वो अब खोखले नजर आते हैं। बीजेपी जो अब 30-35 सीटों के जीतने का दावा कर रही थी
मैं समझता हूं कि अब वो डबल आंकड़े पे पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तबके को खुश करने के लिए बीजेपी ने यूसीसी कानून को मुतारफ करवाया या बल्कि उसमें तरमीम का काम किया, जिनकी वजह से तरमीम की कोशिश की गई, वो तबका पहले ही बीजेपी से बचने और दूर है, वो करीब आएगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अगर 25% तबका करीब भी आ जाए उसमें से 75% तो दूर रहेगा, क्योंकि उन्होंने इतने जख्म खाए हैं कि वो करीब आने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन जो करीब थे इस कानून की वजह से बजन होकर दूर हो गए। तो यहाँ पर जो बीजेपी का जो गिराव था तेजी के साथ नीचे गिरा। अब यहाँ पर बीजेपी को सीटें निकालना मुश्किल है, और अब सुनने में आ रहा है कि बहुत ही 20-20 साल 25-25 साल पुराने जो सियासी कायदीन बीजेपी से वाबस्ता थे, बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज ही जो है सो कांग्रेस भवन में कुछ बीजेपी कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो ये जो गिरता हुआ गिराफ है जो सामने आ रहा है। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी बहुत ताकतवर मौक़िफ़ था। ये लोग दावे कर रहे थे, ये एक अलग बात है, हम खुद भी बायसे थे, साफी और बायसे से तजिया निगाह इस बात को साफ तौर पर महसूस कर रहे थे कि इस वक्त एमआईएम का मुजाहरा जो साबिक़ में था उससे कुछ बेहतर मुजाहरा हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर एमआईएम की जानिब से भी कुछ गलतियां होने की बात सामने आ रही है। इसमें हकीकत कितनी है, या फिर अफवाह है, या फिर इल्जामात है, हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। लेकिन बात आ रही है सामने कि जो टिकसों की तकसीम का जो मामला हुआ, उम्मीदवारों का जो इंतखाब किया गया पैसे के बलबूते पे किया गया। टिकटों की खरीद और फरोख्त का मामला हुआ, वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, भारी रकम के वजह से टिकट फरोख्त किए गए, मजलिस फार सेल हो गया था मामला। तो ये जो इल्जामात अवाम के बीच में आ रहे हैं वो तेजी के साथ अफवाहें गर्दिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई सरमाएदार लोगों ने भारी रकूमात देकर यहाँ के सियासी कायदीन को टिकट हासिल किया। बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया है कि एक साहब ने टिकट हासिल करने के लिए 25 लाख रुपए दिए। हकीकत इसमें क्या है इस ताल्लुक से हम नहीं जानते, और ना हम निजामी अपनी तरफ से लगा रहे हैं। ये आवाम में गश्त कर रही है तेजी से, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख में टिकट फरोख्त होने की बात हो रही है। इसमें हकीकत क्या है, झूठ क्या है, इल्जामात है, इसकी तहकीकात कराने की जिम्मेदारी मजलिस की आला कमान की है। अवाम के दरमियान अगर कोई बाज़ गश्त आती है, कयासारा गश्त करती है, अफवाहें फैलती है, तो फिर हाईकमान को चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि उसका नुकसान पार्टी को होगा। यहाँ के सियासी कायदीन अगर गलती करते वो तो फायदा उठा के निकल जाएंगे, लेकिन पार्टी का जो वजूद यहाँ पर मजबूत हो चुका था खोखला हो जाएगा। मैंने कहा कि जो ग्राफ ऊपर था तेजी के साथ नीचे, ये अफवाहें जो पैसे लेने देने की जो अफवाहें जो गश्त कर रही है, अवाम बज़म हो चुकी है। खास तौर पर दानिश्वर तबका और बिलखसूस नौजवान बहुत ही जो सोच से नाराज हुए हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या है, हम भी जो सो तजुर्बेकार है, हम भी काबिल है, हम भी आए ना, लेकिन जो सो पैसा हमारे पास नहीं है। अरे पैसेदार सरमादार लोग आ रहे, कोई काबिलियत नहीं, कुछ नहीं, टिकट खरीद रहे, इलेक्शन में ठहर जा रहे। तो ये जो इस तरह की बातें चलती है तो तशवीशनाक बात है, एक तशवीश की लहर नजर आती है। अगर आखिर ये बात हकीकत है, अगर वाकई टिकटों को जो सो फरोख्त करने की बात सही साबित होती है, तो फिर सोचिए कि आवाम को जो सरेरा किसी मंडी में डालकर भेड़ बकरे को जैसा फरोख्त किया जाता है किसी सरमाएदार के हाथों में, उसी तरह आवाम को फरोख्त करने की ये कोशिश है। इस मामले की तहकीकात लाजमी है। मैं मजलिस की आला कमान से बिलखसूस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब से अपील करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि वो इस मामले की तहकीकात करते हुए हक़ायक़ को मंजर आम पर लाए। हो सकता है कि यहाँ के लोग हो सकते दुश्मन, सियासत में बहुत से लोग रहते हैं, दुश्मनी करते हैं और दुश्मनी में जो सो बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। हो सकता है कि ये साजिश हो बदनाम करने की मजलिस कायदीन को, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बात सही हो। तो इस बात को साबित करना मजलिस की क़यादत की जिम्मेदारी है। तहकीकात करवाई जाए, अगर उसमें कोई खाती पाया जाता है उसको फौरी पार्टी से मुअत्तल कर दिया जाए, वरना पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। अगर इस खुशफहमी में मजलिस है कि 16-16 हमने 2 बार जीते थे और अभी भी जीतेंगे, तो ये खुशफहमी को अब दूर कर लिया जाए, क्योंकि जो गिराफ अब मजलिस का गिरा है बहुत ही खतरनाक हद तक गिरा है। इसको संभालने में बहुत टाइम लगेगा। फिर कोई सीएए एनआरसी आने वाली नहीं है, कोई लहर चलने वाली नहीं है। अब जो लहर सीएए एनआरसी के टाइम पे जो सो मजलिस के मुआफिक में चली थी, अब वो तेजी से जो है सो मुखालिफ में चल रही है। वही लहर है जब मुआफिक में थी, अब मुखालिफ में चल रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस यहाँ पर बरसर इख्तिदार है रियासत में, और इख्तिदार में जो होता है हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि जो सो मजबूत कारपोरेशंस और जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स है बरसर इख्तिदार जमात के कब्जे में रहे। डीसी मियां जब बरसर इख्तिदार थे तो उन्होंने इस कारपोरेशन पर अपना कब्जा बनाया और अपने बेटे को निजामाबाद का पहला मेयर बनाया।
उसके बाद इख्तिदार की मुंतकिली अमल में आई, 42 बरसर इख्तिदार आई, 10 साल 42 ने हुकूमत की और 10 साल में 2 म्यादों के लिए मेयर का इंतखाब 42 की जानिब से हुआ। पहली जो मेयर आकोला सुजाता थी और दूसरी जो नेतू किरण मैडम थी। बहरहाल 2 मरतबा भी जो बरसर इख्तिदार जमात ने अपना कब्जा रखा। तो नहीं इस तरह 3 म्यादों में भी बरसर इख्तिदार जमातों ने अपने कब्जे को बरकरार रखा निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन में, और अब फिर कांग्रेस बरसर इख्तिदार है। लेकिन क्या कांग्रेस वो हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, वो पॉलिसियां मदून कर रही है, या फिर वो जद्दोजहद करती है जो उसको इख्तियार तक पहुंचाए? निजामाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन पर क्या कांग्रेस कब्जा करने की अहल है? इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, कांग्रेस की जो एक्टिविटीज है, ऐसा महसूस होता है उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। ये काउंसिल हमको आती है या फिर ये कारपोरेशन हमको आती है या नहीं आती, इसकी फिक्र करने वाला अभी तक कोई नजर नहीं आया। उम्मीदवारों का इंतखाब करने में, उनको बी फार्म देने में जिस तरह की ताखीर की गई, जिस तरह से लोगों को घुमाया जा रहा, उससे महसूस होता है कि कांग्रेस इस मामले में संजीदा नहीं है। अगर कांग्रेस निजामाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन पर कब्जा करना चाहे तो इस वक्त हालात उसके मुवाफिक में, हिंदू इलाकों में भी मुवाफिक में बन चुके हैं, मुस्लिम इलाकों में मुवाफिक बन चुके हैं। लेकिन अगर इस सुनहरे मौके से कांग्रेस फायदा नहीं उठाती तो फिर बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ निजामाबाद जिले के अंदर एक म्युनिसिपल कारपोरेशन है, 3 बल्दी काउंसिल है, आरमोर, बोधन और भीमगढ़। तो ये 4 बल्दियात पर भी कब्जा करने की फिक्र करना कांग्रेसी कायदीन की जिम्मेदारी है। और निजामाबाद जिले से रियासत में नुमाइंदगी करने वाले जिले के 3 अहम कायदीन है, जिसमें पी सुदर्शन रेड्डी है, महेश कुमार गौड़े सदर प्रदेश कांग्रेस है, और मोहम्मद अली शबीर साहब हैं जो हुकूमती मुशीर है। ये तीनों अहम जो कायदीन है, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बल्दियात पर कब्जे की फिक्र करें, इन बल्दियात को किस तरह हासिल किया जा सकता है इसकी कोशिश करें। वरना 3 अहम कायदीन यहाँ पर कोई खातिर खा मुजाहरा ना कर सके तो बहुत ही गलत बात होगी। है इनकी सियासी जो खरावरी है, इस पर जर्ब लगने का इम्कान हो जाता है। खासतौर पर जो है हमारे सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ साहब है और जो हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर साहब है, दोनों ही निजामाबाद अर्बन से ताल्लुक रखने वाले हैं और दोनों की जिम्मेदारी है कि किसी सूरत में भी आप इतने बड़े जो सो मौक़िफ़ के हामिल है कि निजामाबाद बल्दिया पर कब्जे की फिक्र करें, यहाँ पर कम कर दें और किस तरह कब्जा हासिल कर सकते हैं कोशिश करें। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस भी इस कारपोरेशन कब्जा करने के लिए कोई कोशिश करने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल अगर यहाँ पर सूरत हाल इसी तरह रही, बीजेपी ने गलती की, नुकसान उठा रही है, मजलिस ने गलती की, नुकसान उठा रही है, उसी तरह कांग्रेस भी गलती कर रही है, नुकसान उठा रही है, तो फिर सूरत हाल क्या होगी? बिखराव की कैफियत होगी, मुंतशिर मामला होगा, फिर सौदाबाजी का मामला होगा, कौन इख्तिदार पर फायज होगा। तो बहरहाल मैं अपनी इन जमातों से जो सो खासतौर पर मजलिस और कांग्रेस के कायदीन से इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि वो अपनी इस्लाह करते हुए तेजी के साथ बल्दी इंतखाबात में सरगर्म हो जाएं, अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करें। और मैं आवाम से भी अपील करूंगा कि मैं किसी एक सियासी जमात की तायद में नहीं, आप कांग्रेस को छोड़ दो, आप मजलिस को छोड़ दो, आप बीआरएस को छोड़ दो, किसी भी जमात में जो आपके लिए काबिल लिहाज हो, तजुर्बेकार महसूस होता हो और जो आपके लिए जिसको अहल साबित होता हो, ऐसे उम्मीदवार को चुने जो पढ़ा लिखा हो, बाशऊर हो, अच्छी सूझबूझ रखने वाला हो, मामला को समझने वाला हो, मसाइल की यकसुई करने का जज्बा रखता हो, अहलियत भी रखता हो। तो ऐसे कायद का इंतखाब करे, पार्टी को भला ताक रखे, वो खवा हो, एमआईएम का हो, चाहे बीआरएस का हो, चाहे कांग्रेस का हो, आप उसको ओढ़ दें। अगर पार्टी को देख लेते बैठेंगे तो आपको अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। आप अपने वार्ड में देखिए कि कौन सा जो सो उम्मीदवार आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, उस उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए, ये आपके हक में बेहतर रहेगा। वरना फिर हालात दगरगु रहेंगे, मसाइल चूंकि तो बरकरार रहेंगे, लोग पैसा खर्च करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे, फिर पैसा कमाने में मसरूफ हो जाएंगे, आपके मसाइल जहाँ के वहाँ बरकरार रहेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। यही बात समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। मासूम लड़की प्राची के नाश का मुअम्मा हल, बाप समेत 2 अफराद गिरफ्तार, पुलिस का सनसनीखेज इंकशाफ। बोधन में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी, पोलिंग अमले को खुसूसी तरबियत।
भैंसे में सियासी इल्जाम तराशी तेज, मजलिस कायद मोहम्मद जाबिर अहमद का कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद रद्द-ए-अमल। बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां उरूज पर, मुख्तलिफ जमातों की नॉमिनेशन और बी फॉर्म दाखिल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।